पिछली वीडियोस में जो है हमने नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में डिस्कस किया था काफी देर तक। ठीक है। और जिसमें लगभग है हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को डिस्कस करके गए थे। आज की क्लास में जो है वो हम डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, लोगों के अंदर फीलिंग्स कैसे आई, ये सब तो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ऐड किया था, बट थोड़ा सा यहाँ हमें और एक्सटेंड इसमें करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका। फर्स्ट पॉइंट में देखिए कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये सारी जो है वो उस समय किंगडम्स के रूप में डिवाइड थी। डचीज, कैंटोन्स, जो रूलर्स थे उनकी खुद की ऑटोनोमस टेरिटरीज हुआ करती थी। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड, वो जो है दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। क्लियर, ये सब आपस में एक साथ नहीं थे। ठीक है, जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूल कर रहा था। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि हंगरी, जहां पर आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो मैगियर लैंग्वेज का यूज करती थी, और जबकि आधी पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करती थी। मतलब मेजोरिटी में अगर हम देखें तो वो उस समय कौन था, मैगियर करके थी। ठीक है। अब आगे आ जाओ इसमें जरा, मैगियर करके उस पे उस समय ज्यादा मेजोरिटी में थी। फिफ्थ पॉइंट में आ जाए कि इन तीन डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा अगर आपको देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग जो थे वो इन एम्पायर की बाउंड्रीज पर रहा करते थे। ठीक है, मतलब ये एम्पायर था वहां पर, ये और इन तीन पावरफुल किंगडम्स को छोड़ने के अलावा और भी लोग थे। ठीक है। केवल एक चीज, केवल एक चीज जो थी वो इन तीनों ग्रुप्स को बांध कर रखे हुए थी, क्या, कि उनका जो कॉमन एलिजियंस टू द एम्परर, अपने राजा के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, उस वजह से ये तीनों ग्रुप जो है, ये सारे जो ग्रुप्स थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बंधे हुए थे। ठीक है। चलो, अब इसमें क्या हुआ बेटा कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि यहाँ पे नेशनलिज्म जो है वो तो बढ़ ही रहा था, पर जो एरिस्टोक्रेसी है और जो नया मिडिल क्लास उभर के आ रहा था, ठीक है, वो किस तरीके से इसको मतलब क्या कर रहा था कि रियलाइज कर रहा था, फील कर रहा था, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पॉइंट्स समझ लेते हैं। तो देखो, सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। ठीक है, उस समय जो एरिस्टोक्रेसी चल रही थी वो थी डोमिनेंट क्लास, जो ज्यादा प्रभावशाली थे, वो उस समय ज्यादातर चीजों को कंट्रोल करके रखे हुए थे। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। इन लोगों की जीवन जो था वो एक नॉर्मल तरीके से था। ठीक है, और क्षेत्र के हिसाब से, मतलब जगह जगह के हिसाब से इनमें डिविजन्स हो रखे थे। ठीक है, उनकी फैमिलीज जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट करती थी, किस तरीके से, टाइज ऑफ मैरिज, शादी के मतलब संबंधों को कर शादी संबंध करके वो एक दूसरे के साथ क्या करते थे, रिलेशंस को बढ़ाते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप. The growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on the production for the market. देखिए, ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसीज थी, ठीक है, हालांकि ये स्मॉल ग्रुप्स थे, ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन जो थी उस समय, मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो ज्यादातर जो पॉपुलेशन उस समय थी वो पीजेंट्स थी। ठीक है, और पीजेंट पॉपुलेशन होने के साथ साथ फार्मर्स थे, टेनेंट्स थे, स्मॉल ओनर्स थे। ठीक है, टेनेंट्स, स्मॉल ओनर्स, ये सभी उस ग्रुप में जुड़े हुए थे। ठीक है, प्लस ये जो है यहाँ पर ये देखा जाए कि जो टाउन्स है और जो कमर्शियल क्लासेस हैं ये जो है बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि जो मार्केट है वो भी धीमे धीमे एक्सपेंड हो रहा था, तो ऐसे ही इनकी भी काउंटिंग क्या है, धीमे धीमे बढ़ती चली जा रही थी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में देखो तो यहाँ आप देखोगे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी शुरुआत हुई थी बेटा इंग्लैंड में इन द हाफ 18th सेंचुरी, लगभग 1750 के बाद। ठीक है, यहाँ से शुरू हुई, और फ्रांस और जर्मन के कुछ पार्ट में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी वो 19th सेंचुरी में हुई थी, लगभग 1800 के बाद से। ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जर्मन और इसमें 19th सेंचुरी के बाद हुई। ठीक है, नेक्स्ट, इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल। अब जो नई सोसाइटी क्लियर, जो नया मिडिल क्लास उभर के बाहर आ रहा था, न्यू मिडिल क्लास जो बाहर निकल के आ रहा था, उस न्यू मिडिल क्लास में बेटा आप देखोगे तो ये पॉइंट्स को थोड़ा सा समझना कि जो नया मिडिल क्लास था वो मिडिल क्लास अब कैसा था कि वहां पर वर्किंग पॉपुलेशन थी, इसके साथ साथ नए सोशल ग्रुप्स निकल कर आ रहे थे, इसके साथ साथ जो मिडिल क्लास है उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स को भी ऐड किया गया था। ठीक है, चलो अब आगे देखो, सेवेंथ पॉइंट देखो कि इट वाज
among the educated liberal middle class that ideas of rational unities following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. अब क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास में लिबरल मिडिल क्लास के ग्रुप्स के जो लोग थे उन लोगों का ये मानना था कि जो एरिस्टोक्रेसी है इसको हमें हटा देना चाहिए, ठीक है, और अब हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। क्लियर? अब ये लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है, तो लिबरल नेशनलिज्म के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंडिंग फॉर, ठीक है, स्टैंड फॉर। तो अर्ली 19th सेंचुरी में ये देखा गया कि यूरोप में उस समय लिबरलिज्म के बारे में ज्यादा बात हो रही थी। लिबरलिज्म जो है वो एक्चुअली एक लैटिन रूट पर लैटिन रूट वर्ड जो है लिबर उससे लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, फ्री। लिबरलिज्म का मतलब यहाँ पर ये समझिए आप कि स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। सिंपली लिबरलिज्म का मतलब ये है कि कानून के सामने सब एक बराबर है, ठीक है, सभी के लिए इक्वालिटी है। क्लियर? इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, ठीक है। इसमें ये पॉइंट्स भी रखे गए थे कि वो यहाँ पर ये चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई जाए, ठीक है, वो भी किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। नेक्स्ट, इसके अलावा द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज जनरेटेड एक्सक्लूसिव टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। यहाँ पर एक पॉइंट ये रखा गया है कि जो यहाँ पर ये है कि which marked the first political liberal, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men। यहाँ पर देखो कि उस समय जब बात की गई कि हम इस तरीके से लेके आ रहे हैं, तो उस समय क्या हुआ कि जो राइट टू वोट का अधिकार दिया गया था वो केवल उन लोगों को दिया गया था जिनके पास प्रॉपर्टी थी, ठीक है। जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वुमेन, इन सभी को क्या किया गया, पॉलिटिकल राइट्स से बाहर रखा गया, ठीक है। इसके अलावा जो वुमेन थी और जो नॉन प्रोप्राइटेड मैन और वुमेन थी, उन लोगों ने फिर क्या किया कि इस चीज के लिए डिमांड करना शुरू कर दिया, मतलब मूवमेंट करना शुरू कर दिया कि हमें कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि इस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी है तो इसको ज्यादा सुविधाएं हैं और हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है तो हमारे पास कोई सुविधाएं है ही नहीं, ठीक है, हमारे पास कोई पॉलिटिकल राइट्स है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल हटा दिया गया था। अ मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैप्सबर्ग टू न्यूरम्बर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव टू, एक सेकंड रुक जाइए, वुड हैव टू, यस, सो यहाँ पर एक एग्जांपल्स बताया गया है कि जैसे एक व्यापारी है, ठीक है, तो ये क्या किया गया था कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्स लिए जाते थे, ठीक है, कोई भी सामान के आने जाने के लिए। तो उसको क्या करना पड़ता था कि अगर वो अपना एक सामान बेचने गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसे लगभग 11 कस्टम बैरियर्स को पार करना पड़ता था और हर कस्टम बैरियर्स पर उसे कितना पे करना पड़ता था, 5%, जो कि लगभग कितना हो गया, 55%। समझ रहे हो, बहुत होता है, बचा ही गया कुछ नहीं। इसके बाद obstacles to economic exchanges and growth by new commercial classes who argued for the creation of unified economic territory allowing the, ये पॉइंट पूरा नहीं है, ये मैं पॉइंट पूरा कर देता हूँ कि allowing the, एक सेकंड रुकना जरा, हाँ, सिमुलेटिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है, जो एक्सचेंज करने में समस्याएं आ रही थी, तो जैसे ये नया कमर्शियल क्लासेस बढ़ के बाहर आ रहे थे, ये सभी लोग एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाने की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। चलो, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं, इससे ज्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। अभी जो है हमारे लगभग 3 से 4 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, जैसे कि मैं देखूं 1 2 3, यहाँ 3 पैराग्राफ्स को हमने कवर कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा वो होगा हमारा आ न्यू कंजर्वेटिव कंजर्वेशन आफ्टर 1815, आ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिएगा, जब भी इनकी जरूरत हो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए तो इनको उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे, ठीक है। हाँ, इन पॉइंट्स को हाईलाइट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।